वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो गाइज, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो हम आपको दें, ठीक है। बट क्या आप उसके लिए सहमत है तो कमेंट करके बता देना। हम रोज़ाना के 2-3 वीडियो आपको दे सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक कार क्षैतिज सड़क पर 30 सेकंड में 50 मीटर की यात्रा करती है। यह अपने गंतव्य स्थान पर प्रारंभिक वेग के 4 गुना वेग के साथ पहुंचती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार की स्थितिज ऊर्जा क्या रही होगी। सो गाइज, हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि 11th और 12th से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 11th और 12th से ही क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं ये भी 11th 12th लेवल के ही है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इंट्रांस एग्जाम दे रहे हो और अपनी ईमानदारी से आंसर बताइए इसका पहले आप चूज कीजिए। आपको तो ये मान के चलना है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं इस टाइम पे, वीडियो देखते टाइम पे। और एक कॉपी ले लो साथ में, उसमें लिखना कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो हम आपको बताए रहे राइट वाला। फिर आप खुद का एनालिसिस करना बेस्ट है आपके लिए। एग्जाम से पहले ऐसा करोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। कर लिया को चूज। इसका ऑप्शन है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की दोगुनी हो गई, प्रारंभिक पी की 4 गुनी हो गई होगी, प्रारंभिक पी की 8 गुनी हो गई होगी, परिवर्तन नहीं हुई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो। और सब आपने पढ़ रखा है, गतिज ऊर्जा पढ़ रखी है, स्थिति ऊर्जा पढ़ रखी है, सबके उदाहरण भी आपने पढ़ रखी है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, कार्य कब होता है कब नहीं होता, तो बताइए। सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा पढ़ी हुई होगी तो आपको आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चूज कर लिया आपने, लिख लो अपने, आपने जो भी चूज किया है पेन से, ताकि आपको खुद का पता लग जाए कि कितनी की तैयारी है हमारी। कर लिया होगा आपने। इसका परिवर्तन नहीं हुई होगी, राइट ऑप्शन है, डिड नॉट चेंज, राइट। और किन्होंने इसको सही किया ये तो आप खुद ही जानते हो कि हमने सही किया गलत किया। अगला क्वेश्चन, एक कर्षिका या काले निकाय का तापमान 727 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक दर से ऊर्जा उत्सर्जित करती है तो इसके अनुपातिक है। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ रखा है, 11th से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी 12th के भी आएंगे, देखना काफ़ी सारे। टेम्परेचर तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, 727 इट्स मिस्ट एनर्जी एट द रेट विच प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन भी आपके सामने है। चार ऑप्शन दे रखे, 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1004, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और काफ़ी सारों ने सही भी किया होगा जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड। गुण, प्रबलता, तरंगदैर्घ्य, पिच। म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से म्यूजिकल साउंड के लक्षण है, तब तो आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी नॉलेज आपकी यही चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं है कि म्यूजिकल साउंड के बारे में। एग्जामिनर थोड़ा ऐसे ही एक क्वेश्चन देता है आपका माइंड टेस्ट करने के लिए, आपका दिमाग ही चेक होता है वहाँ, और क्या, ठीक है। आपके चाहे सब्जेक्टिव नॉलेज यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज होती है जो आपने बोर्ड एग्जाम में लिखा होगा, कॉपियाँ भरी होगी ना, वो होती है सब्जेक्टिव नॉलेज। और ये जो आप एग्जाम देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नॉलेज काम में आएगी, ठीक है। आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज कितनी अच्छी है। चूज कर लिया होगा सबने ईमानदारी से, एग्ज़ाम आ गया अब तो ईमानदारी बना लो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ये म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है, बाकी के सब है, ठीक है, ये नहीं है। जबकि कौन कौन है, क्वालिटी यानी कि गुण भी है, लाउडनेस भी है और पिच भी है। क्लियर, चलते आगे और। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जूल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट है यूनिट ऑफ जूल। वर्क, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी या फिर हीट।
सो आपको यहाँ पर भी वही नॉलेज अपनानी है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि किन किन की इकाई जूल है। ये अगर आपको पता है तो आप इसको टिक सही करोगे। तो गाइज आपको क्या पता है क्या कि किस किस की इकाइयाँ जूल होती है? बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, साइंस के स्टूडेंट हो आप तो क्लियर होना चाहिए ऐसे। तो कार्य देर का है, बल देर का है, गतिज ऊर्जा देर की, सुमा देर की है, तो किसकी इकाई जूल नहीं है? तो 3 तो ऐसा देर का है जिनकी तो है। तो बताओ ईमानदार से इसका तो आंसर लिख लिया होगा आपने। एक आपके सामने क्या है, एक कॉपी रख लो ऐसी और उसमें 1 2 3 4 5 6 और अपने थॉट के अनुसार आपने जो चूज़ किया है ऐसे ऑप्शन बढ़ते जाओ वहाँ कि हम ये चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन है फिर अनुमान लगाना कि कितने हमने सही किए। ठीक है, क्योंकि हम तो देखो पूरी मेहनत करें आपके लिए, रोजाना के 3 वीडियो देने के लिए भी तैयार है, बट आप कितनी मेहनत करते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है फोर्स, बल। इसकी इकाई जूल नहीं है, बाकी कार्य के भी है, गतिज ऊर्जा की भी है, ऊष्मा की भी है। चलते आगे को अगला क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड कुछ भी नहीं है, पढ़ो तो सब इससे ईजी और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का इसमें रीज़न होता है, कारण होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, पढ़ो तो समझो तो, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी और भूलते नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस काइनेटिक एनर्जी? बताइए। ऊपर की ओर फेंकी हुई गेंद, एक बैटरी, एक चलती हुई कार, एक उड़ता हुआ पक्षी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको जानबूझ के देता है, क्योंकि इसमें गलती करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि वो अपने आप को समझदार समझते फिर कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं इसे। तो चूज कर लिया होगा आपने भी, इसका राइट ऑप्शन है एक बैटरी। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा नहीं है, बाकी के सब में है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है थोड़ा। 30 किलोमीटर पर घंटे के वेग से चलने वाले एक ट्रेन की गतिज ऊर्जा 52,000 जूल है। जब ट्रेन का वेग बढ़कर 60 किलोमीटर पर घंटा कर दिया जाए तो किया गया क्या? कितना होगा वर्क आपसे पूछा गया है। ए ट्रेन मूविंग विथ ए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 52,000 when a velocity of train increase to 60 किलोमीटर पर आवर the work done is। ऑप्शन भी दे रखा है आपके सामने। कर लिया होगा सबने इसका, रफ साथ में ले लो ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप इजीली करो। आपको तो यही मानना है ना कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तो यही मानो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं हम। कर लिया, लाइट में चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 156,000। ठीक है, जूल। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, सब क्या गया हुआ है आंसर। चलो, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय में 5 सेमी 5 जो इसका देर का वेग परिवर्तन होता है, इस पर कार्य कर रहा बल होगा 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन। इंग्लिश में समझ सकते हो आप इसको। ए बॉडी मास ऑफ द 2 किलो अंडर ए चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 न्यूटन, 2 न्यूटन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान, इफ द ऑब्जेक्ट इज द रेस्ट देन द स्लोप ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ। 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से अधिक होता है। बताइए क्या होता है ग्राफ का ढलान यदि वस्तु एक विराम में है तो। सो ऐसी कंडीशन में 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो उस वस्तु में डैश है, इस डैश की जगह क्या आएगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट हैज।
समानुपाती है तो उस वस्तु में क्या आएगा, परिवर्तन त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान वेग, एक समान चाल। वेग है ना वो समय के समानुपाती है, उस वस्तु में क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण कहाँ दे रखा है, एक समान त्वरण ऑप्शन बी में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ परावर्तित को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों, पराश्रय तरंगों, रेडियो तरंगों, अपसर्य तरंगों, किसको प्राप्त करके बताओ। चमगादड़ परावर्तित को प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके। सो कर लिया होगा आपने भी चूज। क्विकली होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। हर एक क्वेश्चन के लिए वहाँ टाइम होता है, उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक टाइम होता है, इससे ज़्यादा आप दे नहीं पाओगे। सो इसका राइट ऑप्शन है पराश्रय यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे। याद रखना इसको, अल्ट्रासोनिक इनको प्राप्त करता है वो, और काफ़ी पराश्रय ध्वनि उत्पन्न करता है वो, जिसकी वजह से वो रात में उड़ पाता है। ठीक है ना, ताकि कोई भी आगे अवरोध आ जाए तो उसको पता लग जाए। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एक निकाय नियंत्रण चाल से एक वर्तीय पथ पर बढ़ता है। What happened when a body is moving in circular path with a constant speed? उस पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, त्वरण एक समान नहीं रहता, वेग एक समान रहता है, वेग परिवर्तन हो जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन है वेग परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है जब एक निकाय नियंत्रण चाल से बढ़ते पथ पर बढ़ता है तो वेग परिवर्तित हो जाता है, वेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तब क्या होता है। व्हाट हैपेंड व्हेन ए ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तब क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। आई होप चूज कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, एक लड़की 6 मीटर पूर्व की ओर और फिर 8 मीटर उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, उसका विस्थापन बताना है आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 7 मीटर, 10 मीटर या फिर 14 मीटर या फिर 2 मीटर। पूर्व की ओर फिर 8 मीटर उत्तर की ओर। सब आपने पढ़ रखा है, 11th 12th बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो आप सब, आपको आता होगा। तो आपको बताओ पहले किसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर तो हम आपको बताएंगे सही। सो इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया। इसका राइट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। सब क्या गया हुआ है 10 मीटर, सॉरी, ठीक है 10 मीटर। नेक्स्ट आपको बतानी है वेग की SI इकाई, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी की। ये दे रखा है 4 ऑप्शन आपके सामने, फुट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर आवर्स। तो आपको बताओ SI यूनिट क्या हुई वेलोसिटी की। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसकी होती है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान रहता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर न्यूनतम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पढ़ रखा है ना आपने, वही तो हम याद दिला रहे हैं आपको, एग्जाम आ गया, ताकि नहीं पढ़ रखा हो तो पढ़ लेना, अभी भी टाइम है। तो सारे टॉपिक याद दिला रहे हैं हम आपको, हर टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तीव्रता की इकाई आपको बतानी है, द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी।
ध्वनि तीव्रता की इकाई। ऑप्शन भी दे रखा है और इकाई से तो 100% क्वेश्चन आता ही, आपसे किसी न किसी की इकाई तो पूछी जाएगी। हमने पहले बोल रखा है कि एक पेज ले लो, एक नोटबुक ले लो, उसमें सारी यूनिटें लिख डालो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या करना है, सारे फॉर्मूले और सारी यूनिटें देख लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपका फ़ायदा है। देखो एग्ज़ाम में आप अकेले रहोगे, आपका साथ तो और कोई थोड़ी ना देगा, आपका माइंड और आप खुद रहोगे। ठीक है, एग्ज़ाम तो बहुत सारे देंगे, बट आपके लिए तो आप अकेले हुए ना, कोई साथ थोड़ी ना देगा आपका। आपकी मेहनत आपका साथ देगी, जो आप पढ़ोगे, जो आप सीखोगे, वही काम आएगा वहाँ पे। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका W मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 ध्वनि तीव्रता की इकाई है गाइज। याद नहीं है तो याद कर लो अभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक दहन इंजनों के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है। यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आंतरिक दहन इंजनों की, तो आप कर सकते हैं उसको। 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजनों की तुलना में कम दक्षतापूर्ण होते हैं लेकिन अधिक शक्ति का उत्पादन करता है। 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कम शक्तिशाली उत्पादन देते हैं। सब कुछ यहाँ दे रखा है। 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में अधिक दक्षतापूर्ण होते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में, तो हम आपको देखो डिसाइड करो पहले। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप एक ऑप्शन तो चूज करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना आपके, तो कोई भी ऑप्शन चूज करो। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया समझ में नहीं आ रहा हो, छोड़ना नहीं है, टिक लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके। इसलिए लगा दो किसी पे भी सोच समझ के, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के, तुक्का नहीं लगाना, सोच समझ के लगाना। ठीक है, लगा दिया होगा तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में अधिक ईंधन दक्षतापूर्ण होते हैं लेकिन कम शक्ति का उत्पादन करते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गेहूं के एक थैले को भूमध्य रेखा के समीप एक स्थान पर तोला जाता है और उसे अंटार्कटिका ले जाया जाता है। थैले का वजन होगा दोनों स्थान पर समान, अंटार्कटिका में कम, अंटार्कटिका में अधिक, अंटार्कटिका में शून्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में अधिक। क्यों होगा, किस प्रकार से होगा, साइंस हमने पढ़ रखी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। भूमध्य रेखा पर जाने पे क्या होता है, ग्रेविटी में किस प्रकार चेंज होता है, सब आप भार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सब पढ़ रखा है ना आपने। बोर्ड का एग्जाम पास करके आए हो तभी तो करके आए हो, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, भार में परिवर्तन होता है गाइस, ये बात आपने, वेट चेंज होता रहता है जबकि द्रव्यमान हर जगह एक रहता है। ठीक है ना, आपका भार तो हर जगह चेंज होता रहता है बट द्रव्यमान एक ही रहता है। तो वही नॉलेज आप ये चेक करना चाहते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत रेल 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, यदि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 180, 50, 300, 3 दूरी, चाल, सब पढ़ रखा है। चाल, दूरी, समय, वेग, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। तो दूरी कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस आपको बतानी है। निकाल लो दूरी, सूत्र तो आप बना ही सकते हो। चाल बराबर दूरी बटा समय याद होगा तो आप कोई भी सूत्र बना सकते हो। एक सूत्र याद हो जाए हमको, चाल इक्वल टू दूरी बाय समय, तो आप इसमें किसका भी सूत्र बना सकते हो। दूरी निकालनी है तो इसको, दूरी को इधर ले आओ और चाल को मल्टीप्लाई कर दो समय से, वो दूरी का सूत्र बन गया। इसी प्रकार के समय का सूत्र बना सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। अगला, निर्वात में एक बीज वाल एक सेब के गिरने की दर एक समान होती है क्योंकि। निर्वात में एक बीज वाल और एक सेब गिरने की दर समान होती है क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, दोनों पर लागू होने वाला घर्षण बल समान होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों के लिए समान होता है। निर्वात में दोनों पर लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा ना आपने, एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा आपने, तो बता दो इसका क्या ऑप्शन सही है। निर्वात का मतलब जहाँ पर कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, बिल्कुल निर्वात। सो इसका राइट ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों के लिए समान होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे सर समान कहाँ होता है, हम मान लो छत पे से एक पत्थर फेंक रहे हैं और एक कागज़ फेंक रहे हैं, तो पत्थर तो पहले आएगा ज़मीन पे, कागज़ तो बाद में आएगा।
तो यहाँ पर हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप इसी प्रयोग को निर्वात में करते हो, मान लो एक बड़ा सा जार है कांच का है, ठीक है, कांच के अंदर आप इस प्रयोग को करो जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, हवा जीरो है, निर्वात है, यहाँ पर भी निर्वात की बात हो रही है। तो यहाँ से आप पत्थर को और कागज़ को छोड़ो, दोनों साथ में यहाँ गिरेंगे, दोनों साथ में 100%। कागज़ का यहाँ पर तो आप किसके भी पंख वंख डालोगे ना, फिर भी ये पत्थर के साथ ही गिरेगा दोनों। तो ये निर्वात, ठीक है, समझ गए। यानी कि कोई भी वस्तु सेमी गुरुत्वाकर्षण सभी के लिए समान होता है। क्लियर, चलते आगे और अगला क्वेश्चन। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। इसके द्वारा 0.7 किलोमीटर के एक पुल को पार करने में समय लगेगा 100 सेकंड, 75 सेकंड, 150 सेकंड या फिर 50 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 सेकंड। अगला क्वेश्चन। जब अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है तो उस वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? फोकस और वक्रता केंद्र बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस पर वक्रता केंद्र किससे आगे? बताओ, सोच लो, सोचना जितना भी सोचना है। सब कुछ आपने पढ़ रखा है, अवतल दर्पण भी पढ़ाया हुआ है, उत्तल भी पढ़ाया हुआ है, समतल भी पढ़ाया हुआ है। और हमने पहले बोल रखा है कि आप ये मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर बता दो आंसर। फिर स्टूडेंट कर लिया होगा आपने, ठीक है, चूज कर लिया अपना ऑप्शन। लेट मी चेक। ध्रुव और फोकस के बीच ये होना चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच। क्लियर, नेक्स्ट। धारा की एसआई इकाई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? कूलम, एम्पियर, जूल, वोल्ट। धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्लियर। अगला, विद्युत अभिवाह का विमेय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक ये तो आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, विमाएँ तो आते हैं ना सबको, विमाएँ सूत्र। विमाएँ सूत्र से भी क्वेश्चन आता है आपके, डायमेंशनल फॉर्मूले से 100% क्वेश्चन आता है आपके। हर एक की विमाएँ आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी बुक में भी दे रखी है, याद कर लेना। काफ़ी सारी सारणी बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे बल हो गया, न्यूटन हो गया, विद्युत वोल्टेज, काफ़ी सारी दे रखे, उसमें से देख लेना। विद्युत क्षेत्र हो गया, इनकी सबकी विमाएँ आप देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। विद्युत अभिवाह का विमेय सूत्र क्या है? और हमने आपको पहले बोल रखा है कि ये चैनल तो है सही, एक और चैनल है जीके MCQ MK चैनल, वहाँ पर भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, जाके देख लेना। वहाँ पर भी लिंक नीचे दे दें इस चैनल का, क्योंकि दो चैनलों पर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और एक चैनल का लिंक नीचे दे रखा है हमने जीके MCQ MK का। और पहले हमने बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी पोस्ट आएगी, कोई भी इमरजेंसी, जैसे कोई भी फॉर्मूला हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर पोस्ट डाल देंगे। सो सबने कर लिया होगा। तो विमेय सूत्र क्या होगा विद्युत अभिवाह का? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके और ऐसे ही लेवल रहता है आपका। सो इसका राइट ऑप्शन है ML3 T-3 A-1, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक निकाय के लिए विस्थापन समय ग्राफ नहीं हो सकता है। विस्थापन अक्ष के समांतर, काल अक्ष के समांतर, ऋणात्मक ढाल सहित एक वक्र, धनात्मक ढाल सहित एक वक्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा विस्थापन अक्ष के समांतर। एक निकाय के लिए विस्थापन समय ग्राफ नहीं हो सकता है, विस्थापन अक्ष के समांतर नहीं हो सकता है। 25 में कितने सही किए, कितने गलत किए, आप खुद एनालिसिस कर लो आपका। और वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बोल देना।